हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो चाइना और जापान के बीच में जो है एक सिक्योरिटी डायलॉग या सिक्योरिटी टॉक आफ्टर 4 इयर्स जो है वो हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रीजन के जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें और इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से देखें, और इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अभी आपको पता है रिसेंट टाइम्स में जो ये रीजन रहा है वो आपका जो मतलब आप बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, और यहाँ पर जो है बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज़ रहे हैं। जैसे आपको पता है इससे पहले चाइना के साथ तो साउथ चाइना सी का जो है बहुत दिन तक इशू चलता रहा, 9 डैश लाइंस। ठीक है, वो सब चीज़ तो चलते हैं अभी, लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के वजह से जो है इस रीजन में भी बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। नॉर्थ कोरिया जो है वो एक रोग नेशन है जो कि अक्सर मिसाइल टेस्ट करते रहता है आपको जापान, सी ऑफ जापान के आसपास जो है, और जो है हमेशा एक टेंशन का माहौल यहाँ पर बना रहता है। इसके बीच में अगर चाइना और जापान के बीच में एक सिक्योरिटी डायलॉग होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और क्या पॉजिटिव होगा इसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग चाइना और जापान के बीच का मेन इश्यूज देखें तो सबसे बड़ा जो इनका इशू है दैट इज़ आइलैंड शेयरिंग। ठीक है, कि आइलैंड जो है वो किसका है, और इसमें से सबसे जो कंटेंशियस आइलैंड है दैट इज़ सेंकाकुक आइलैंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं इसका इसका पोजीशनिंग ऐसा है कि चाइना और जापान जो है वो दोनों क्लेम अपना जो है इस आइलैंड पे रखते हैं, और हमेशा जो है एक तरह से ये आप बोल सकते हैं टसल का इशू बना रहता है बिटवीन चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड जापानीज़ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो रीजन है ये यहाँ पर पोटेंशियल ऑयल और गैस रिजर्व्स भी पाया गया है। तो अगेन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है दोनों कंट्रीज़ को मिस आउट नहीं करना चाहती हैं, तो हमेशा जो है एक तरह से जो है दोनों आपस में इस पर भिड़ते रहती है। और आपको पता है चाइना बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करता है। अगर खास करके अगर कोई आइलैंड्स है, जैसे आपको पता है 9 डैश लाइंस जो साउथ चाइना सी वाला केस चला था 2-3 साल तक, कितना ज़्यादा जो है इसमें जो बिटवीन फिलीपींस और डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चला था, वैसे ही जो है वो सेंकाकू आइलैंड्स जो है वो चाइना और जापान के बीच में जो है ये बहुत सालों से ये केस चल रहा है। अब देखिए जापानीज़ स्ट्रैटेजी को अगर आप देखेंगे, आपको पता है जापान जो है वो जनरली आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है एक पीसफुल कंट्री रहा है, और कभी भी न्यूक्लियर एस्केलेशन में बिलीव नहीं करते हैं। वो बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी उनके पास नहीं था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इस रीजन में इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है। सबसे बड़ा रीज़न है उसका नॉर्थ कोरिया। आपको पता है वो मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं और बिल्कुल जो है वो जापान के बगल में है। तो जापान को भी लगा कि अब जो है वो सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि अभी तक जो है वो पूरी तरह से यूएस का 7 फ्लीट और जो है यूएस नेवी, यूएस आर्मी जो है वो जापान को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहा इस रीजन में। लेकिन जापान को लग रहा है कि अब उसे भी खुद का आर्मी और नेवल फोर्सेस जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 ईयर्स में जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2% ऑफ जीडीपी जो है वो इन्वेस्ट करना है, जो कि करीबन होगा 320 बिलियन। मतलब जापान के अगर आप देखें इकॉनमी के हिसाब से तो वो 320 बिलियन होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ इनका मेन एम जो है वो क्या करना है, डेटर चाइना फॉर रिजॉर्टिंग टू मिलिट्री एक्शंस। ठीक है, मतलब अब जापान भी जो है वो रेडी रहना चाहता है मिलिट्री वाइज। अब यहाँ पर देखें तो बीजिंग ने भी इसके रिस्पॉन्स में अपना कुछ स्पेंडिंग इंक्रीज किया है 7.1% लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एक तरह से मिलिट्री टेंशन जो है वो डेवलप होते जा रहा है बिटवीन जापान एंड चाइना। ठीक है, तो चलिए जापान कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से तो काम करता ही है। अभी रिसेंटली टोक्यो ने क्या प्लान किया है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो एक्वायर करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, खास करके यूएस से, और जो कि स्ट्राइक कर सकता है मेनलैंड चाइना पे अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है। तो अगेन जब इस तरह का चीज़ जब कोई कंट्री लाता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लेके आते हैं, तो ये बताते हैं कि अगर आप हमारे कंट्री पे किसी भी तरह का एग्रेसिव एक्शंस लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग जो है डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं जो कि आपके कंट्री तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो एक तरह से ये डेटरेंस का काम करता है। अब आगे देखते हैं, देखिए जो रिसेंट टाइम्स में हुआ क्या है जापान के डरने का, और कुछ रीजंस क्या है कि देखिए रशिया जैसे यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल अचानक से वॉर करके आप बोल सकते हैं बिल्कुल आप एक तरह से कब्जा करने का कोशिश हो रहा है, वैसे ही जो है एक तरफ जो है चाइना ने भी सिग्नल दिया था कि ताइवान पे जो है वो कभी भी अटैक कर सकते हैं और जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। इस तरह का चीज़ होने पे क्या होता है कि हमेशा जो कंट्रीज़ हैं जो खास करके थोड़े से पीसफुल कंट्रीज़ हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनका अचानक से स्टांस चेंज हो जाता है और वो जो है क्या फिर जो है धीरे धीरे मिलिट्री एक्सपेंशंस करने लगते हैं। तो यही जो है वो जापान के केस में देखा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जापान ने कुछ और प्रोटेक्टिव मेजर्स लिया है, जैसे क्वाड 4। इंडिया ने भी जो है इंडिया जो है क्वाड 4 का एक पार्ट है, और ये बेसिकली ये ग्रुपिंग बनाया गया है टू कंट्रोल द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन
जी आपका बोल सकते हैं आप राइट फ्रॉम आप बोल सकते हैं पैसिफिक इंडियन ओशन। तो यहाँ पर जो है वो चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जो ये मोर 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है वो साथ में आए हैं। तो जापान जो है पूरी तरह से अपनी तरह से एक तरह से बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहा है अगेंस्ट चाइना। अब देखिए जो है ऐसा आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हॉस्टिलिटी क्यों है बिटवीन टू कंट्रीज। तो हर चीज़ का कोई हिस्टोरिक रीज़न होता है। जैसे आपको पता है कि इंडिया चाहते हुए भी चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि एक टाइम जो है चाइना ने जो है अनप्रेसिडेंटेड वॉर जो है वो इंडिया पे कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से जो है जापानीज़ हिस्ट्री जो चाइना के साथ रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है क्योंकि एक टाइम पे जापानीज़ आर्मी ने बहुत एग्रेसिवली जो है वहाँ पर एरिया कैप्चर्स किए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हॉरिफिक एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, वहाँ पर आप बोल सकते हैं मिलिट्री क्राइम्स की थी, जिसकी वजह से चाइना ने एक सीख ले लिया था कि अब वो दोबारा कभी भी जापान को इस तरह से करने नहीं देगा। ठीक है, आपको पता है जापानीज़ आर्मी जो है वो बहुत ही ब्रूटल आर्मी थी एक टाइम पे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है चाइना में बहुत सारे एट्रॉसिटीज़ किए गए थे। तो इसके बाद चाइनीज़ लोग जो हैं एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग इस तरह को जो है मान लिए थे कि जापान को कभी भी इस तरह से दोबारा नहीं करने दिया। तो एक तरह से हॉस्टिलिटी है जो हमारे और चाइना के बीच में, सेम जो है वो चाइना और जापान के बीच में भी। जबकि आप देखें तो दोनों के कल्चर्स जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, फूड हैबिट्स बहुत तरह से सिमिलर हैं। तो एक तरह से इनका कल्चर है बहुत मिलता जुलता, लेकिन फिर भी जो है आपस में बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स के अगर आप मद्देनज़र को रखते हुए भी देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे रीसेंट टाइम में अगर आप सिविल सर्विसेज मेंस देने वाले हैं तो वहाँ पर आपको जापान और चाइना के बीच में रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पूछा सकता है कि बताइए कि इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं।